चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो पहली खबर है ये उड़ीसा से है। उड़ीसा में आप लोग मुझे बताएंगे उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा राज्य की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, बहुत बढ़िया। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। लेकिन उड़ीसा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, बहुत ही प्राचीन शहर है, उसका नाम है पुरी। और पुरी जब भी आता है तो उसके नाम से पहले हम कह देते हैं जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथ जो मंदिर है, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है, तो उसके जो परिसर है उसके आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है, कॉरिडोर बनाना है। इस तरह हमने कुछ दिनों पहले बताया था कि बनारस में एक कॉरिडोर बन रहा है, गलियारा बन रहा है, जिससे कि जो बनारस में काशी विश्वनाथ टेम्पल को जो विजिट करे वो आसानी से गंगा तक पहुंच सके। वैसा यहाँ पे हम पुरी की अगर बात करें तो पुरी समंदर किनारे स्थित है। और ये आपको, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं ये उड़ीसा, तो आपको ये कोस्टल एरिया में मिलेगा पूरी। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर है, इसे कहते हैं जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथपुरी कहते हैं। आदि शंकराचार्य ने 4 धाम बनाए थे, जिसमें एक धाम ईस्ट में जो है वो पुरी है, साउथ में रामेश्वरम है, वेस्ट में द्वारका है, और सबसे ऊपर नॉर्थ में बद्रीनाथ है। आदि शंकराचार्य ने 4 धाम की बनाए थे। तो यहाँ पे एक कॉरिडोर बन रहा है, वो बनेगा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेम्पल है, इसको बनवाया किसने है, और ये इसके बारे में जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं। तो जो टेम्पल है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, और इस टेम्पल को राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था 12वीं शताब्दी में। और ये जो अनंत वर्मन थे ये गंगा डायनेस्टी से आते थे, और ज़्यादा प्रिसाइज करूं तो जो पूर्वी गंगा डायनेस्टी थी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, वहां से ये व्यक्ति आते थे। इन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, और इस मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहा जाता है। व्हाइट पैगोडा कहा जाता है, इस मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहा जाता है। ठीक है, ये जो पैगोडा शब्द आया है ये बुद्धिज्म से आया है। आप लोग जो बड़े बड़े मठ देखेंगे, खासकर कोलंबो, हम बात करें अगर थाईलैंड की बात करो, वियतनाम की, कंबोडिया की, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो मठ हैं बुद्धिज्म के, उन्हें पैगोडा कहा गया है। और जहाँ पे हिंदू टेम्पल्स और बुद्धिज्म से जुड़े हुए जो मठ है दोनों साथ रहते हैं। और तो इसको व्हाइट पैगोडा कहते हैं। इसको बनवाया है अनंत वर्मन साहब ने, जो कि गंगा डायनेस्टी के राजा थे। 1230 एडी में इन्होंने बनवाया था। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है, अभी मैंने बताया कि जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने 4 धाम की जो संकल्पना की थी, उसमें ये पूरब में, ईस्ट में जो धाम है वो है। इसके अलावा ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ये किस लिए फेमस है? जगन्नाथ यात्रा के लिए। जगन्नाथ यात्रा वर्ल्ड फेमस यात्रा है। इस यात्रा को हम चैरियट यात्रा भी कहते हैं। हिंदी में कहूं तो इसको रथ यात्रा भी कहते हैं। और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ नंबर 1, दूसरे हैं इनके बड़े भाई बलराम, और इनकी बहन सुभद्रा। ये तीनों भगवान रथ में बैठकर पूरे शहर को दर्शन देते हैं। और इस रथ यात्रा का जो समापन होता है, वो ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो कृष्ण हैं वो अब मथुरा की ओर लौटेंगे। जगन्नाथ यात्रा वर्ल्ड फेमस है, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल यहाँ पे शुक्ल पक्ष में आते हैं। तो जगन्नाथ किसका मंदिर है? विष्णु का मंदिर है। बेसिकली कृष्ण की बात की जाए, यहाँ पे रथ यात्रा होती है, एनुअल फेस्टिवल है जिसको चैरियट या रथ यात्रा कहते हैं। इनके जो रथ होते हैं वो सब लकड़ी के बनते हैं, और हजारों श्रद्धालु इसको खींचते हैं। यानी मतलब यहाँ के रथ खींचने के अलग परंपरा है, और एक माना जाता है कि जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो इस रथ को खींचते हैं। तो जगन्नाथपुरी को आपको ध्यान रखना है, इसको एक कॉरिडोर बन रहा है, हेरिटेज कॉरिडोर बन रहा है। 2016 से बनना था, लेकिन केंद्र सरकार ने तब रोक लगा दी थी। उनका ये कहना था कि इतने पुराने मंदिर को उड़ीसा सरकार नवीनीकरण के नाम पे, डेवलपमेंट का नाम देकर कहीं इसको खराब ना कर दे। तो बाद में उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने आप को जस्टिफाई किया, समझाया कि नहीं, हम इसको, इसके जो पुराना स्वरूप है, मूल स्वरूप है, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली इसको अप्रूवल मिल गया है। लगभग 3200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ये बनता रहेगा अपने आप से, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये किंग अनंत वर्मन ने बनाया था, जो कि ईस्ट गंगा डायनेस्टी के थे। और इस
जगन्नाथपुरी को एक और नाम से जाना जाता है कि ये यमनीक तीर्थ है। ये यमनीक तीर्थ है, इसका मतलब ये है कि जगन्नाथपुरी में जो यम मौत के राजा हैं, जिसे कहते हैं ना यमराज, तो जगन्नाथपुरी में यमराज की शक्तियां काम नहीं करती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है यमनीक तीर्थ, कि यहाँ पे जो व्यक्ति आता है, जो रहता है, उस पर तो यमराज का भी बस नहीं चलता है। ठीक है, तो इसी को यमनीक तीर्थ भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जगन्नाथपुरी अपने कॉरिडोर को लेकर चर्चा में है, लेकिन वो कॉरिडोर हमारा मेन मोटिव नहीं था, हमें ये जानना था कि ये फेमस किस लिए। अच्छा, एक बात, जब मैंने कहा इसको व्हाइट पैगोडा कहते हैं, तो उड़ीसा में एक और मंदिर है जिसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। असल में ये जो मंदिर था, इसके जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चुंबक लगवाया गया था, और ये जो चुंबक था, ये समुद्र में चलने वाले जो जहाज थे उनको अपनी ओर खींच लेता था। बाद में इस चुंबक को अंग्रेजों ने निकलवा दिया था। तो ये जो ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, ये उड़ीसा में ही स्थित है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, सन टेम्पल तो है, लेकिन सन टेम्पल का नाम क्या है? कोणार्क सन टेम्पल, बढ़िया। ठीक है, तो उसको कहा जाता है ब्लैक पैगोडा और इसको कहा जाता है व्हाइट पैगोडा। अगली न्यूज में चलते हैं। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कोई सिकंदर को महान कहते हो, अलेक्जेंडर को महान कहते हो, चंद्रगुप्त मौर्य को महान क्यों नहीं कहते। तो खैर उन्होंने कह दिया, न्यूज बन गई। अपने काम की वो न्यूज नहीं, अपने काम की ये न्यूज है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर की कहानी क्या है। तो ये मैं थोड़ी सी आपको समझाता हूँ। देखिए, एक पहले मैं मैप दिखाता हूँ आपको। अगर मैं उस समय का इंडिया बना दूं, तो यहाँ पे जो आज आपका पटना है, उसका नाम था पाटलिपुत्र, और ये जो पाटलिपुत्र था, यहाँ पे मगध डायनेस्टी रूल कर रही थी, मगध डायनेस्टी, या इसको कहते मगध का एरिया कहते थे। तो ये जो पाटलिपुत्र थी, जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय था, चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत ही फेमस व्यक्ति मिले जिनका नाम था विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। उनकी सहायता से उन्होंने पाटलिपुत्र में जो नंद वंश रूल कर रहा था, नंद वंश, इसका आखिरी राजा था घनानंद, उसको रिप्लेस किया, और यहाँ पे पाटलिपुत्र के वो राजा बने, और उन्होंने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की 321 ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी बिफोर कॉमन एरा। आजकल इसको बीसीई कहते हैं, ईसा पूर्व को बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। तो इस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा के मौर्यन एम्पायर की शुरुआत कहाँ की? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में शुरुआत की। और उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार आया, फिर उनका जो उसका बेटा अशोक आया। ये लोग आते रहे और मौर्यन डायनेस्टी काफी फली फूली। अशोक के बाद दशरथ आए, अलग अलग हैं, लेकिन अशोक के बाद ये कह सकते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन होने लगी। तो चंद्रगुप्त ने घनानंद को हटाया, नंद डायनेस्टी को हटा के अपना इलाका शुरू किया था। अब बात कर लेते हैं सिकंदर की। तो सिकंदर जो था, उसने 326 ईसा पूर्व में, बीसीई में 326 ईसा पूर्व में भारत में अटैक किया था। असल में सिकंदर जो था वो मैसेडोनिया का रहने वाला था, ग्रीस का रहने वाला था, और 356 में वो पैदा हुआ था। देखिए, जब ईसा पूर्व होता है तो वहां पे जो नंबर है वो उल्टे चलते हैं। तो जब वो 30 साल की उम्र का था, तब उसने इंडिया पे अटैक किया था। और इंडिया में भी कहाँ अटैक किया था? इंडिया उस समय जो इंडस नदी थी, इंडस नदी, सिंधु नदी, उसकी बॉर्डर को इंडिया के बॉर्डर माना जाता था। तो यहाँ पे उसने अटैक किया था। और उसके बाद जब यहाँ पे अटैक किया, तो यहाँ पे उसने तक्षशिला का जो राजा था, तक्षशिला आज पाकिस्तान में आती, वहां का राजा इससे बिना लड़ाई भाग गया। फिर थोड़ा नीचे आया तो वहां पे इनको एक राजा मिला, पोरस, पोरस मिला। उसके साथ झेलम नदी के किनारे एक युद्ध हुआ सिकंदर का, जिसको कहते हैं हाइडे स्पीस का युद्ध, हाइडे स्पीस का युद्ध। असल में झेलम को ग्रीक भाषा में हाइडे स्पीस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राजा पोरस था, वो सिकंदर से बड़ी ही बहादुरी से लड़ा, अल्टीमेटली हार गया, लेकिन सिकंदर ने उसको मारा नहीं था, वो कहानी अलग है। और बाद में जब वो और नीचे आया, तो यहाँ पे उसको मिली व्यास नदी, व्यास। और व्यास नदी में सिकंदर की जो आर्मी थी, उसने एक तरह से विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया कि भाई अब हम आगे जा नहीं सकते। इंग्लिश में इसको BES कहते हैं। तो हम आगे जा नहीं सकते, और सिकंदर यहाँ से वापस लौट गया। तो सिकंदर जब आया था वो 326 ईसा पूर्व में आया था, और जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है वो 321, यानी 5 साल का अंतर है यहाँ पे। और अभी योगी जी का कहना है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया। तो ये पॉलिटिक्स वाले तो इतिहास
कि ऐसी तैसी कर देते हैं, हमें उसमें नहीं जाना है। लेकिन ये मुद्दा था तो मैंने आपको समझाया। बाद में सिकंदर यहाँ से लौट गया और फिर बेबीलोनिया जब पहुंचा, यानी आज का जो इराक, इराक की राजधानी बगदाद, बगदाद जब पहुंचा, बेबीलोनिया पहुंचा, तो वहां पे वो मर गया। 32 साल की उम्र में ही मर गया था। बाद में इसकी एरिया को लेकर बंटवारा हुआ। तो ये जो इधर का बिल्कुल एरिया था, बिल्कुल पास वाला, मतलब इंडस नदी के जस्ट बगल वाला जो एरिया था, ये इसके सेनापति को मिला, सेल्यूकस निकेटस को। सेल्यूकस निकेटर को ये एरिया मिला। और यहाँ से पूरा एरिया किसके पास आता था? चंद्रगुप्त मौर्य के पास आता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सीधे बॉर्डर लग रही थी सेल्यूकस निकेटर की, इसलिए सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करा नहीं, एक तरह से हार मान ली। 500 हाथी सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, क्योंकि वो भी चाहता था इतने बड़े राजा से क्यों लड़े, ये मेरा एरिया भी सेफ रहेगा और यहाँ से तो बॉर्डर चंद्रगुप्त मौर्य की। इसलिए हम लोग सुनते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था मेगास्थनीस। मेगास्थनीस मेगास्थनीस जिसने अपनी किताब लिखी है इंडिका नाम से। तो ये सेल्यूकस निकेटर ने इस आदमी को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था अपना एम्बेसडर बना के कि तुम जाओ वहीं रहो, इंडिया में रहो। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सीधे कंफ्रंटेशन के बारे में पता चलता है, लेकिन अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य की कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। लेकिन योगी जी का कहना है कि लड़ाई हुई थी, हराया था, वो अलग बात है। नहीं हुआ था। मैंने अभी बोला आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका टेन्योर 321 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 324 में तो ये मर गया है। 324 में तो सिकंदर मर ही गया है, ठीक है। लेकिन उसके जो जमीन थी, जो उसका एरिया था, उसमें सबने हिस्सा बांटा, तो सेल्यूकस निकेटर का वो जो हिस्सा मिला जो इंडिया बॉर्डर में लगता था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कहानी कि उसका पिता का नाम फिलिप था, 20 साल की उम्र में उसके बाप को मार दिया गया था, फिर वो गद्दी पे आया। अगले 10 साल में उसने बहुत बड़ा एरिया जीत लिया, ठीक है। 30 साल की उम्र तक तो वो इंडिया तक पहुंच गया था, 32 साल की उम्र में वो मर भी गया। बाद में ऐसा ही एक चंगेज खान है, मंगोल था, जिसने भी बहुत बड़े एरिया को जीता था। अशोक, अकबर, औरंगजेब ने भी बहुत बड़ा एरिया ले किया। तो उनका ये कहना था चंद्रगुप्त मौर्य को आप लोग क्यों बड़ा या महान नहीं दिखाते हैं। खैर, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ब्राह्मण जो ग्रंथ आए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ ने कहा है कि ये शूद्र हैं, और जो बौद्ध धर्म है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है कि ये क्षत्रिय हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का साथ किसने दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया है चाणक्य विष्णुगुप्त ने। तो ये जो हाइडेस्पीस के युद्ध मैंने बताया, हाइडेस्पीस को ग्रीक भाषा में, इंडस नदी को हाइडेस्पीस कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है। तो राजा पोरस ने ये युद्ध लड़ा था, लेकिन अलेक्जेंडर उस युद्ध को जीता था। ये सारी कहानी मैंने आपको थोड़ी समझा दी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब चलते अगली न्यूज पे, पेसा एक्ट को लेकर। व्यास नदी को ही वितस्ता नदी कहा जाता है, ठीक है। पेसा एक्ट, तो इसको लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और पढ़ते हैं कि पेसा एक्ट होता क्या है। देखिए, हम आप सभी जानते हैं कि 73वां जो संविधान संशोधन था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसने हमको दिया पंचायती राज सिस्टम। इन्होंने हमको त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम दिया। लेकिन जब ये 1992 में बना, तो इसमें एक बात कह दी गई थी कि जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, जहां पे आदिवासी पॉपुलेशन है 50% से ज्यादा, वहां पे ये कानून लागू नहीं होगा। तो जब वहां ये कानून लागू नहीं होगा, तो क्या कानून लागू होगा? तो इस पंचायती राज को बनने के लगभग 4 साल बाद हमने एक नया कानून निकाला, जिसका नाम था पेसा कानून। इसका नाम देखिए, प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। मतलब है ये वही पंचायत वाला कानून, लेकिन ये कानून किसके लिए है? शेड्यूल्ड एरियाज के लिए। तो शेड्यूल्ड एरियाज वो एरियाज होते हैं जो कि ट्राइब्स के लिए आरक्षित या नोटिफाइड किए होते हैं कि भाई इस इलाके में ट्राइबल लोग रहते हैं, तो इसको शेड्यूल्ड एरिया में घोषित कर दिया जाता है। तो ट्राइबल एरिया के लिए, आदिवासी इलाकों के लिए पंचायत का कानून का एक नया वर्जन आया, एक नया अपडेट वर्जन आया 1996 में। इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म पेसा कानून। अब जो पेसा कानून है, पेसा कानून का रिकमेंडेशन किसने दिया? तो एक भूरिया कमेटी बनी थी, भूरिया साहब की। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि देश भर में आप पंचायत सिस्टम चालू कर रहे हैं, आप ग्राम पंचायतों को सशक्त बना रहे हैं, और ग्राम पंचायतें
अपने दम पे, अपने लेवल पे बहुत सारे कानून बना सकती हैं, टैक्स ले सकती हैं, रोड बना सकती हैं, बहुत सारी स्कीम्स लागू कर सकती हैं। तो ये जो ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, इनको इस कानून से वंचित क्यों रखा गया है? लेकिन जो पूरे देश में लागू हो रहा है वही चीज हम इन पे लागू नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो नॉर्मल पंचायती राज सिस्टम है उसमें ग्राम पंचायतों को के ऊपर किसका कंट्रोल है? राज्य का कंट्रोल है। तो राज्य चाहे तो ग्राम पंचायतों की शक्तियां कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। यानी राज्य चाहे, राज्य का पूरा पूरा दखल है। अब अगर इसी तरह राज्य का दखल अगर आदिवासी एरिया में होता तो आदिवासी के साथ जो उनकी कल्चर है, आइडेंटिटी है, उसको लेकर खतरा हो सकता था। इसलिए ये कानून को हूबहू नहीं लागू किया गया, लेकिन भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1996 में एक अपडेट वर्जन लाया गया पंचायती राज का। और उसमें कहा गया कि जो ग्राम पंचायतों के पास जो शक्तियां हैं वो जो शक्तियां हैं वो अक्षुण्ण हैं, उनको इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी स्टेट्स का ग्राम पंचायतों की शक्तियों पे नियंत्रण नहीं है। आप इनकी शक्तियां बढ़ा तो सकते, लेकिन आप इनकी शक्तियां कम नहीं कर सकते। तो एक स्पेशल प्रोविजन है कि राज्य इन शेड्यूल्ड एरियाज की जो ग्राम पंचायतों की शक्तियां हैं उन शक्तियों को बढ़ा सकती है, लेकिन उनसे कोई शक्ति छीन नहीं सकती। ये एक बेसिक एलिमेंट मैंने पेसा कानून का बताया है, जो कि पंचायती राज कानून है, 1996 से चल रहा है देश में। और ये शेड्यूल्ड एरियाज में, मतलब ऐसे एरियाज में लागू होता है जहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं, सिवाय दार्जिलिंग को छोड़ के और मणिपुर के ट्राइबल एरियाज को छोड़कर, क्योंकि यहाँ के लिए अलग कानून है। ठीक है, बाकी बाकी पूरे देश के ट्राइबल एरियाज में आपको पेसा कानून देखने को मिलेगा। तो अब पेसा कानून में जो ग्राम पंचायतों के पास शक्तियां होती हैं, विशेष शक्तियां, वो थोड़ी सी देख लेते हैं। कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी जो बॉडी है उसे कहते हैं ग्राम सभा। देखिए, ग्राम पंचायत हो सकता है एक गांव का समूह हो, 2 3 4 गांव उसमें आते हो। अब उस ग्राम पंचायत में 18 प्लस जितने भी लोग होंगे वो ऑटोमेटिक किसके मेंबर होंगे? ग्राम सभा के मेंबर होंगे। और ग्राम सभा जो होती है वो एक तरह की एक सॉवरेन बॉडी होती है, जो प्लान बना सकती है, कोई प्रोग्राम तय कर सकती है, प्रोजेक्ट बना सकती है। ग्राम सभा तय कर सकती है किसी स्कीम में कौन कौन बेनिफिशियरी होगा, ग्राम सभा तय कर सकती है कि हमें कहाँ टैक्स लगाना है, कितना टैक्स लगाना है। मतलब अपने एरिया में, अपनी ग्राम पंचायतों में ये सर्वे सर्वा है ग्राम सभा। और ग्राम सभा में हर वो व्यक्ति जो 18 साल से प्लस का है वो ऑटोमेटिक इसका मेंबर बन जाता है ग्राम सभा का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई स्कीम अगर है तो उसमें बेनिफिशरीज का नाम जोड़ना घटाना ग्राम सभा का काम है। जो जंगल है उससे जो निकलती है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे जंगल से आपको तेंदुपत्ता मिलता है, जंगल से आपको आंवला मिलता है, जंगल से आपको लकड़ियां मिलती हैं, तो ये कौन इकट्ठा करेगा, कितने में बेचेगा, किसको बेचेगा, इसके लिए कौन इसका मालिकाना हक करेगा, ये सब तय कर सकते हैं। ग्राम सभा जो सर्टिफिकेट देती है कि भाई आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है पंचायत से, सब दे सकती हैं। ग्राम सभा सीट का रिजर्वेशन तय कर सकती हैं कि हमारे अगले चुनाव में कौन खड़ा होगा, महिला की, पुरुष की, ये कि वो। ये पेशा के लिए स्पेशल कानून है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल पंचायत में तो ये रिजर्वेशन वाला कोटा नहीं, ये राज्य सरकार तय करती है कहाँ पे क्या रिजर्वेशन रखना है। तो एक तरह से इनके पास कुछ एक्स्ट्रा ताकत है जिसको राज्य सरकार कम नहीं कर सकती, बढ़ा सकती लेकिन कम नहीं कर सकती। तो हमारे देश के सारे शेड्यूल्ड एरियाज में सिवाय दार्जिलिंग और मणिपुर को छोड़ के, दार्जिलिंग की चाय फेमस है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में आता है और मणिपुर तो पूरा पूरा राज्य है। इन दोनों इलाकों को छोड़कर जहां भी ट्राइबल्स एरिया है जो कि शेड्यूल्ड एरिया के रूप में चिन्हित है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में चिन्हित है, वहां पे पेसा कानून चलता है। तो बाकी पूरे देश की पंचायतों में क्या चलता है? नॉर्मल जो पंचायती राज कानून है 1992 वाला। तो ये पेसा कानून को लेकर कुछ बातें थी, वो मैंने आपको बता दी। अगली न्यूज में चलते हैं। पेसा का फ्लो फॉर्म ध्यान रखिएगा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, 1996 में आया था, भूरिया कमेटी ने रिकमेंड किया था। अगली न्यूज में चलते हैं। 2 दिन पहले मोदी जी ने सुबह 9 बजे आके बोला कि जो 3 कृषि कानून हमने लागू किए थे, जिसकी वजह से लगभग 1.5 साल से दिल्ली में किसान बैठे हुए थे, देश भर में हड़तालें हो रही थी, उस कानून को हम वापस लेते हैं। तो मोदी जी ने तो टीवी में आके कह दिया, लेकिन इस तरह के कानून वापस होते हैं, इसको लेकर ये न्यूज है। मैं समझाऊंगा आपको किस तरह कानून वापस होते हैं। देखिए, हमारे देश में जो कानून बनते हैं उनकी 2 प्रोसेस होती है। लॉ 2 तरीके से बन सकते हैं, या तो पार्लियामेंट बना दे, जब मैं पार्लियामेंट कहूं तो विधानसभा भी आ जाएंगे, राज्यों में विधानसभा, और या तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से हम कानून बनाते हैं।
दोनों में जो कानून बनेगा उसकी शक्तियां बराबर ही है, बस शर्त ये कि ऑर्डिनेंस के तहत बनाओगे तो 6 माह के भीतर, 6 मंथ के भीतर आपको उसको पार्लियामेंट से पारित करवाना है, नहीं तो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा। यानी ये कच्चा कानून, ये पक्का कानून, लेकिन तरीके दो हैं। तो जब कानून बनाने के दो तरीके हैं, तो कानून को रिपील करने के, कानून को वापस लेने के लिए भी यही दोनों तरीके हैं, सेम तरीके। या तो संसद विधानसभा इसको वापस ले लेगी, या तो ऑर्डिनेंस लाके, ऑर्डिनेंस कौन ला सकता है? राष्ट्रपति देश के लिए, राज्यपाल राज्य के लिए। तो कानून वापस लेने का, कानून हटाने का भी यही सेम तरीका है, या तो संसद विधानसभा के में लाके विधेयक लाके एक्ट बनवा दो, या तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से करवा दो। तो अभी ये जो कानून है, 3 कृषि कानून है, इसके नाम थे कि पहला जो इसमें था कि जो फार्मर्स प्रोड्यूस, जो हमारा किसान उपज निकालेगा वो किससे उसका व्यापार करेगा, कहाँ व्यापार करेगा, कैसे बेचेगा, क्या रेट मिलेगा, उसके लिए एक कानून बनाया गया था। एक ये कानून बनाया गया था कि किसान को उसकी जो कीमत है, जो फसल की कीमत है, उसका एश्योरेंस रहे, उसको सर्विसेज मिले कृषि से जुड़े हुए, इसका एक कानून था। कि भाई अगर मोटे तौर पे इसका नाम था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, समझाने के लिए कि अगर किसी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो उस जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उससे कम कीमत पे वो खरीदेगा नहीं, आपको परेशान नहीं करेगा, यानी किसानों को। और तीसरा ये था कि सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया था, इसमें ये जो अनाज है, दाल है ना, इनको हटा दिया गया था। कि मतलब पहले ये था कि इनकी कोई काला बाजारी कर नहीं सकता, होर्डिंग नहीं कर सकता, एक गोदाम में बहुत सारा अनाज भर नहीं सकता, तो इसको हटा दिया था कि भाई जिसकी जितनी क्षमता है वो अपना अनाज भर ले, सरकार उस पर कोई रोक टोक नहीं करेगी। तो इन तीनों कानून को मोदी जी ने अभी कहा टीवी में आके कि हम इसको रिपील कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के कहने से कानून रिपील नहीं होते, क्योंकि ये जो दोनों कानून है ये लोकसभा प्लस राज्यसभा में बने हैं। तो अब लोकसभा और राज्यसभा में या तो आप बिल लाकर पास कराओ, वोटिंग कराओ, पास कराओ, या तो ऑर्डिनेंस लाके कर दो, तब ये रिपील होगा। इसके अलावा ये रिपील नहीं हो सकता। कुछ कानून ऐसे होते थे जो बनते समय ही लिख दिया जाता था। जैसे मान लीजिए आप लिख दिया जाए कि ये जो कानून है ये 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, यानी इसको कहते हैं सनसेट लॉ। सनसेट कि ये कानून कब, जैसे सूरज अस्त हो गया, सनसेट हो गया, तो कानून के भी सनसेट होते थे कि मान लो उसमें लिख दिया कि इसकी सनसेट डेट ये है, तो 31 दिसंबर 2025 में लिखा है मान लीजिए किसी कानून की खत्म होने की, तो 1 जनवरी 2026 में वो कानून खत्म रहेगा। तो कुछ कानूनों में सरकार पहले लिख देती थी कि ये कानून कब खत्म होगा। नहीं लिखी है तो वही 2 तरीके हैं कि भाई आप या तो संसद विधानसभा से पास करवाइए और या तो ऑर्डिनेंस लाइए। और ऐसा नहीं कि ये पहला ऐसा किस्सा है कि कोई कानून बनने के बाद वापस लिया जा रहा है। लगभग 72 अभी तक ऐसे कानून हैं आज़ादी के बाद से, इसको हमने वापस ले लिया है। तो इसमें अगर हम उसका पार्लियामेंट का सहयोग लेंगे तो वही प्रक्रिया सेम होगी कि भाई लोकसभा में क्या, राज्यसभा में क्या, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके तीनों कानून है ये केंद्र सरकार ने बनाए हैं, तो ये होगा। या फिर राष्ट्रपति क्या निकाल दे, अध्यादेश निकाल दे और बोले कि भाई ये कानून को रद्द किया जाता है। क्लियर है? रिप्लाई कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो।